स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस में। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब कोरोना वायरस से सुरक्षित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में हम जो प्लानिंग इन इंडिया है उसमें से कुछ एक जो टॉपिक है मेन जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था द FICCI प्रपोजल एंड द कांग्रेस प्लान। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बॉम्बे प्लान के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी और ये बॉम्बे प्लान का जो रियल नेम था वो क्या था और इसमें कौन कौन से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो शामिल थे, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जब जो बॉम्बे प्लान था उसका प्रपोजल जब रखा गया तो इसका जो टाइटल दिया गया वो था अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। इसका ये फर्स्टली जो था ये टाइटल दिया गया था और ये जो था वो क्रॉस सेक्शन जो इंडियन लीडर थे जो कैपिटलिस्ट इंडियन लीडर थे, क्रॉस सेक्शन का मतलब जिन्होंने एनसीपी में भी काम किया था, उस प्रपोजल को बनाने में भी काम किया था और अब बॉम्बे प्लान को भी बनाने में उनका योगदान था। इसमें 8 उद्योगपतियों ने बेसिकली जो था वो वर्क किया था और इसमें से कुछ एक प्रमुख हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूर भाई लाल भाई, AD श्रॉफ और अवधेहिर दलाल एंड जॉन मैथाई। ये जो 8 कैपिटलिस्ट थे, मेन जो उस टाइम इंडिया के 8 कैपिटलिस्ट थे, इनके द्वारा जो था वो बॉम्बे प्लान की जो स्थापना की गई थी और इन्होंने ही बेसिकली ये प्लान किया था इस प्लान के बारे में। ये जो प्लान था वो 1944 और 45 के बीच में पब्लिश किया गया था। इसमें जो मैंने आपको 8 इंडस्ट्रियलिस्ट बताए मेनली, उसमें से जो नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, 15 मेंबर थे उसमें से एक थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे, जो कि इस बॉम्बे प्लान में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा जो 3 और कैपिटलिस्ट थे, JRD टाटा, GD बिरला एंड लाला श्री राम, ये मेंबर थे सब कमेटी, जो एनसीपी की जो सब कमेटी थी 29 मेंबर्स की, उनमें ये तीनों जो कैपिटलिस्ट थे वो शामिल थे। तो बेसिकली ये जो कैपिटलिस्ट हैं इन्होंने कांग्रेस के टाइम में एनसीपी में भी काम किया था। अब मेनली इसमें जो 2 प्लान है, एनसीपी और बॉम्बे प्लान, ये दोनों जो प्लान्स हैं इसके जो कैपिटलिस्ट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो इनके जो आइडियाज़ हैं, इनके आइडियाज़ भी जो और आइडियाज़ या फिर एग्रीमेंट भी जो एक दूसरे से मेल खाते हैं इन दोनों कमेटी के। तो चलिए यही वाले जो एग्रीमेंट इन्होंने दिए हैं इनको हम अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली इसमें था एग्रेरियन रिस्ट्रक्चरिंग। एग्रेरियन रिस्ट्रक्चरिंग का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी जो कुप्रथाएं हैं उनको हटा दिया गया या फिर एग्रीकल्चर के जो जितने भी एरियाज हैं उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इसमें सबसे पहले आता है कि जो जमींदारी प्रथा थी उसको हटाना। तो इसमें हम जमींदारी प्रथा जो थी उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रथा जो थी वो मुगल काल और ब्रिटिश काल के जो समय है उस बीच में ये प्रचलित थी और इस प्रथा के अनुसार जो भूमि पर जो मजदूर था वो खेती करता था, जो भी मजदूर भूमि पर खेती करता था उस भूमि पर उस वर्कर का स्वामित्व ना होकर किसी एक बड़े जमींदार का स्वामित्व होता था। तो यही जो थी वो जमींदारी प्रथा थी। और फिर एग्रीकल्चर जो वर्कर करता था उससे ये जमींदार टैक्स वसूला करते थे। इसी प्रथा को जो है वो जमींदारी प्रथा कहा जाता है। इसके बाद जो एग्रेरियन रिकंस्ट्रक्शन की गई तो उसमें जो मिनिमम बेस था वो उसकी मिनिमम बेस के जो रूल्स थे उस समय के उसमें भी सुधार किया गया। तो मिनिमम बेस बेसिकली होता क्या है कि एक
नियमित जो एक समय अवधि होती है जिसमें कोई भी वर्कर काम करता है, उस समय अवधि के बदले में उसको समय के अनुसार उसको दिया जाने वाला वेज क्या कहलाता है? मिनिमम वेज। मतलब उसके काम के अनुसार उसको वेज दिया जाए। उसके बाद इसमें गारंटी दी गई कि जो किसान की जो खेती है या फिर जो वो अनाज उगाता है उसके बदले में उसको फेयर प्राइस मार्केट से प्राप्त हो। और इसके बाद था कोऑपरेटिव्स एंड क्रेडिट एंड मार्केटिंग सपोर्ट। जो भी उनको ऋण या फिर कॉर्पोरेटिव और जो मार्केट सपोर्ट थे, जो भी उनकी जो कृषि थी वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज उनको जो वर्कर्स थे या किसान थे उनको चाहिए, वो सारे इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो उनको मुहैया कराए जाए। ये जो एक एग्रेरियन रिकंस्ट्रक्शन का जो एक पॉइंट इन्होंने रखा था इस कमेटी में, ये इस पॉइंट में ये सारे प्रावधान उसमें किए गए थे। सेकंड पॉइंट इसमें आता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो एग्रीमेंट थे एनसीपी और जो बॉम्बे प्लान थे, ये दोनों ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पर चले थे। इसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफी तेजी से कराए जाने का प्लान था। और इसमें ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें बेसिकली हैवी कैपिटल गुड और जो बेसिक इंडस्ट्रीज है इनकी जो डेवलपमेंट किया जाना था। और इसमें हम जो कैपिटल गुड्स की जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो कैपिटल गुड के बारे में आज हम जानेंगे। तो कैपिटल गुड्स इसमें ऐसी वस्तुएं होती हैं या फिर ऐसी जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जिसका जो यूज है वो अन्य वस्तु के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अब ड्यूरेबल गुड्स जो था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताया था, तो उसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अगला इसमें हम बेसिक इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़े से जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करते हैं। तो बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो अपना जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करती हैं दूसरी इंडस्ट्री को एज ए रॉ मटेरियल। उनको रॉ मटेरियल के रूप में दूसरी इंडस्ट्रीज को अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, उसको कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। तो ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं इसको जो चलाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। और ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं मेनली गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं। इसमें जो बेसिक इंडस्ट्री के जो दो बेसिक, मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बताऊंगी। इसके जो आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री है उसको वो बेसिकली जो है वो बेसिक इंडस्ट्री उनको कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर है। सो आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये भी मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इसमें इस वीडियो में थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द एसेंशियल कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज। इस पॉइंट में जो एनसीपी और जो बॉम्बे प्लान था वो दोनों ही फेवर में थी इसके कंज्यूमर गुड की इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए। अब कंज्यूमर गुड क्या होती है कि जो कंज्यूमर गुड एक ऐसी फाइनल वस्तु होती है जिसमें उपभोक्ता की जो नीड है, उस समय की जो नीड या फिर वांट है उसको सेटिस्फाई करती है। इसको हम कंज्यूमर गुड कहते हैं। सो जो ये दोनों ही जो प्लान्स थे एनसीपी और बॉम्बे प्लान, इन दोनों ने कंज्यूमर गुड की जो इंडस्ट्रीज थी उनको एस्टेब्लिश करने के लिए अपने अपने सुझाव रखे थे और ये इन पर सहमत भी थे दोनों जो प्लान्स थे। इसमें फोर्थ पॉइंट है प्रमोटिंग द मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने से पहले मैं आपको जो मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज है इनके बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। सो जो मीडियम स्केल की इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ से
ज्यादा होती हैं, बट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होती है। मतलब जो मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज है, इनकी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की होती है। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है 10 लाख से शुरू होकर 2 करोड़ तक होती है। 2 करोड़ से ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। थर्ड है इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जो अपने ही घर में, अपने ही घर के उपकरणों के द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। ये इंडस्ट्रीज बेसिकली जो लोग जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, और ये छोटे छोटे जो उपकरण है वो अपने हाथ से ही अपने घर में तैयार करते हैं, इनको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। जो दोनों प्लान्स थे, बॉम्बे प्लान और एनसीपी प्लान, ये दोनों ही जो ये मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री थी, इनकी प्रमोशन कर रहे थे, मतलब इनको प्रमोट कर रहे थे। और इसमें जो था, इन्होंने ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट का जो था वो प्रोविजन किया था कि अगर हम ये सारी इंडस्ट्रीज को जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इसके लिए जो कैपिटल है वो भी कम लगेगी, और ये सारे फैक्टर्स इसमें थे। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो है स्टेट टू प्ले एन एक्टिव रोल। इस प्लान का एक एग्रीमेंट था कि जो स्टेट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी स्टेट के जो भी उस पर्टिकुलर कंट्री की जो प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग पे स्टेट का जो है वो इंटरवेंशन होनी चाहिए, और उसका स्टेट का उस पर कंट्रोल होना चाहिए, और वो ऑब्जर्व करता रहे टाइम टू टाइम कि इसमें क्या क्या जो है वो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं इकोनॉमी में। स्टेट ऑनरशिप का यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि जो पब्लिक सेक्टर है, इट मीन्स कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसका जो है पूरा कंट्रोल रहना चाहिए एक इकोनॉमी की एक्टिविटीज पे, वेदर वो ट्रेड हो या इंडस्ट्री हो या बैंकिंग सेक्टर हो या फिर कोई भी सेक्टर हो जो कि पब्लिक को सीधा इन्फ्लुएंस करता है, उस पर पब्लिक सेक्टर का जो है वो रोल होना चाहिए, उसमें उसका पूरा प्रभुत्व होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में ऐसी चीजें इन्होंने रिकमेंड की जो समाज की भलाई के लिए यूज में लाई जानी थी। इसमें जैसा कि इसमें राइट टू वर्क, जो काम करने का जो अधिकार है वो इसमें शामिल किया गया, और इसके साथ साथ ही पूर्ण रोजगार की स्थिति जो थी इसमें शामिल की गई, और इसमें गारंटी दी गई कि जो वर्कर्स है उनको उनके काम की जो मिनिमम बेस दी जाएगी, और इसमें वाटर और सैनिटेशन का भी ध्यान रखा गया, और इसके साथ साथ ही फ्री एजुकेशन, सोशल इंश्योरेंस टू कवर अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिकनेस, ये सारी चीजें जो थी वो सोशल वेलफेयर में शामिल की गई, और इससे आने वाले समय में लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी इंक्रीमेंट आता है इन सारी चीजों से। इसके साथ साथ जो एक इंसान को जीवन जीने के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन पर भी ध्यान दिया गया, और इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो डायरेक्ट फायदा जो है वो आम पब्लिक को पहुंच सके, इसका प्रोविजन भी इसमें किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है वर्क ऑन इनइक्वालिटीज। दोनों ही प्लान जो थे, इन्होंने इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का जो है वो जो एक महत्वपूर्ण टूल है उसका इस्तेमाल किया गया, और इनइक्वालिटीज का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो लो इनकम वर्ग के जितने भी लोग देश में हैं और हाई इनकम वर्ग के जितने भी लोग देश में हैं, उनको सभी को फाइनेंशियल रूप से इक्वल करना, इसको ही इनइक्वालिटीज पे वर्क करना कहते हैं। इसके लिए जो जितने भी जो हायर इनकम के जो वर्कर्स थे उन पे टैक्सेशन लगाई गई, और वो टैक्सेशन जो थी वो सोशल वेलफेयर में यूज की गई बाद में। इससे जो थी वो इनइक्वालिटीज में इम्प्रूवमेंट होती है समाज में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट।
So please do subscribe my channel. Thank you.